हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था क्या होम के बारे में, हु के बारे में, और साथ ही साथ होमीवर, हुईवर, व्हिच, इन पांचों का प्रयोग, इन पांचों रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। तो आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखी होगी, समझी होगी आपने। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं ही बताऊंगा कुछ और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, उनका यूज कैसे करते हैं, उनको याद रखने का तरीका क्या होगा, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर करवाने वाला हूं आज ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। कुछ सेंटेंसेज आपके सामने दिख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि यू कैन ईट, उसके बाद ब्लैंक यू लाइक, लिसन केयरफुली टू ब्लैंक आई से, आई डू नॉट लाइक ब्लैंक यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। अब इन तीनों सेंटेंस में भरा क्या जा सकता है, आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके जस्ट पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, क्या ये तीनों सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट है, अर्थात कोई नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ ये वर्ब है, ये आपका एंटीसीडेंट नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। तो पहले सेंटेंस को हमने बहुत गौर से देखा तो हमें ये पता चला कि इसमें एंटीसीडेंट नहीं है। सेकंड सेंटेंस, लिसन केयरफुली टू, यहाँ एंटीसीडेंट है? जी नहीं है, तो यहाँ भी एंटीसीडेंट नहीं है। तीसरे सेंटेंस पे हम गौर करते हैं, आई डू नॉट लाइक, एंटीसीडेंट गायब नहीं है। तो तीनों में एंटीसीडेंट नहीं है। तो आइए हम ट्रिक इसकी बनाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, आपका जो एंटीसीडेंट था वो नहीं है, ठीक। अब उसके बाद ब्लैंक दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि जो मान लीजिए अगर यहाँ पे एंटीसीडेंट, किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग किया जाए तो वो क्या कोई पर्सन होगा या कुछ और होगा। भाई देखिए, अगर एंटीसीडेंट कोई पर्सन है तब तो ठीक है, अगर पर्सन नहीं है तो इसका मतलब कि एंटीसीडेंट कोई ना कोई थिंग्स होगा या फिर एनिमल। ऐसा हम मानकर चलते हैं कि एंटीसीडेंट अगर पर्सन नहीं है तो हमारा एंटीसीडेंट क्या होगा, या तो कोई थिंग होगा या तो कोई क्या होगा, एनिमल। इन्हीं तीन चीजों को हम लोग जानते हैं। क्या पर्सन नहीं है तो क्या होगा, कोई ना कोई थिंग या कोई ना कोई वो एनिमल जरूर होगा, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि यू कैन ईट, भाई व्यक्ति किसको खा सकता है? यू कैन ईट अर्थात तुम खा सकते हो। आप मुझे बताओ आप क्या खा सकते हो? क्या कोई थिंग्स को खा सकते हो, अर्थात कोई चीज़ों को खा सकते हो, या किसी पर्सन को या किसी एनिमल को खाओगे? जी हाँ, आप ये कहेंगे कि हम ना कोई ना कोई चीज़ को खाएंगे, किसी पर्सन को हम खा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई पर्सन तो आ नहीं सकता, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन नहीं आ सकता है। तो जब कोई पर्सन नहीं आ सकता तो इसका मतलब जो एंटीसीडेंट यहाँ आएगा वो क्या होगा, कोई ना कोई थिंग्स होगा, या तो कोई ना कोई क्या होगा, या तो कोई ना कोई एनिमल होगा। तो कहने का मतलब क्या कि एंटीसीडेंट नहीं है। सपोज दैट होता तो क्या क्या हो सकता था, या तो कोई थिंग या तो कोई एनिमल। अब ब्लैंक, आगे कुछ भी हो हमें उससे नहीं मतलब है। देखिए हम क्या करते थे, जब वो कंडीशन जब हमारे पास थिंग या एनिमल होता था एंटीसीडेंट के रूप में, तब हम लोग प्रयोग करते थे किसका? व्हिच का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? व्हिच का। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब एंटीसीडेंट के रूप में कोई थिंग हो या कोई एनिमल हो तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का यूज करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर भी हम व्हिच का प्रयोग करेंगे या किसी और का प्रयोग करेंगे? आइए हम इसको जानते हैं। देखिए, कोई भी थिंग्स होगा तो उसको हम कह सकते हैं क्या? डैट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डैट कह सकते हैं। चलिए, अगर हम यहां पर लिखें कि यू कैन ईट डैट, अर्थात तुम उस चीज को खा सकते हो। अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि यू कैन ईट डैट व्हिच, भाई डैट क्या हो गया? डैट आपका क्या हो गया? कोई ना कोई थिंग या कोई ना कोई एनिमल की ओर इंडिकेट करता है। डैट क्या करता है? किसी न किसी थिंग्स या किसी न किसी एनिमल की ओर इंडिकेट करने का काम करता है। तो यहां नहीं था तो इसलिए हमने एंटीसीडेंट के रूप में क्या? डैट लिख लिया। तो यहां पे हमने डैट लिख लिया। अब जब ये डैट क्या हो गया? कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई एनिमल होगा। तो कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई एनिमल के बाद हम लोग लगाते क्या है?
व्हिच का प्रयोग करते हो, तो हमने यहाँ व्हिच लिख दिया। अब आइए देखते क्या ये सेंटेंस जो हमने लिखा क्या ये करेक्ट है। यू कैन ईट दैट व्हिच यू लाइक। बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कहने का मतलब क्या कि एंटीसीडेंट के रूप में हम लोग दैट का यूज नहीं कर सकते। रूल ये कह सकता है कि व्हिच और दैट ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ग्रामर ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया आपस में, अर्थात इन दोनों को मिलाया। किसको किसको, दैट और व्हिच को मिलाया, तो इससे एक नया वर्ड बना क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, व्हाट। क्या कहते हैं, व्हाट। तो कहने का मतलब जहां पे हमें यूज हो, जहां पे हमें ये लगे कि हमें वहां पे दैट व्हिच का यूज करना है, तो वहां पे हम प्रयोग क्या करते हैं, व्हाट। तो इन दोनों को हटा करके, इन दोनों को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं, हम यहां लगा सकते हैं क्या, व्हाट। तो यहां क्या जोड़ेंगे हम लोग, व्हाट। क्या किया हमने, इस दैट और इस व्हिच को मर्ज किया, ठीक, दोनों को मिलाया, ठीक, तो एक सेंटेंस नया क्या बना, एक वर्ड नया बना आपका व्हाट। तो जहां पे हमें दैट व्हिच की आवश्यकता होगी उसकी जगह हम दैट व्हिच ना लिख करके क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ट्रिक ये बनी कि जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट ना दिया गया हो और वो एंटीसीडेंट, एक सरल भाषा में समझिए आप लोग, एक सरल भाषा में इस ट्रिक को समझिए कि जब आपका एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट ना दिया गया हो और एंटीसीडेंट के स्थान पर कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई एनिमल हो सकता है, कोई ना कोई थिंग्स हो सकता है या कोई ना कोई एनिमल हो सकता है, तब उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैंने अभी बताया कि व्हाट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट का एक्चुअल मीनिंग दैट व्हिच होता है। क्या होता है, दैट व्हिच। तो आइए आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो और एंटीसीडेंट के रूप में कोई ना कोई थिंग्स या एनिमल हो सकता है, यद्यपि वो दिया नहीं है क्या, लेकिन हम लोग इसको सेंटेंस के सेंस के अनुसार जान लेते हैं कि क्या एंटीसीडेंट कोई थिंग्स या एनिमल हो सकता है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम समझेंगे, लिसन केयरफुली टू। लिसन केयरफुली टू अर्थात लिसन, किसी चीज को हम सुनेंगे तो क्या किसी पर्सन को सुनेंगे या उसकी बातों को सुनेंगे। जी हाँ, आप कहेंगे कि हम किसी पर्सन की बातों को हम सुन सकते हैं। तो ये बात कोई पर्सन है, जी नहीं, पर्सन नहीं है तो वो क्या होगा, मैंने बताया ऐसा मान कर चलते हैं कि पर्सन नहीं है तो वो कोई ना कोई थिंग होगा या तो कोई ना कोई क्या होगा, एनिमल होगा। तो यहाँ पे लिसन केयरफुली टू आगे कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जो कि क्या होगा, थिंग्स या एनिमल होगा। यद्यपि यहाँ इंसिडेंट नहीं दिया गया तो इंसिडेंट न दिया गया हो और इंसिडेंट के स्थान पर कोई ना कोई थिंग या एनिमल हो सकता है, तो उस समय हम क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई डू नॉट लाइक। आई डू नॉट लाइक, उसके बाद ब्लैंक है, यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। आई डू नॉट लाइक अर्थात मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ। क्या नहीं पसंद करता हूँ भाई, किसी चीज को ना पसंद करने की बात है, किसी चीज मतलब थिंग्स, अर्थात किसी चीज को ना पसंद करने की बात हो रही है। तो वो इंसिडेंट क्या है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो इंसिडेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं अर्थात यहाँ दिया नहीं गया है, वो एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग या कोई एनिमल। जी हाँ, आप कहेंगे पर्सन तो नहीं हो सकता है, तो पर्सन नहीं हो सकता तो कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई एनिमल होगा। जी हाँ, जरूर होगा। तो उस समय क्या, जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो और वो एंटीसीडेंट कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई एनिमल हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। तो यहां हम लोगों ने क्या फिल कर दिया, व्हाट। तो आई होप ये बात मेरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लास्ट जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्या एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट ना दिया गया हो और एंटीसीडेंट के रूप में हो क्या सकता है, कोई पर्सन ना होकर के क्या हो सकता है, कोई ना कोई थिंग्स या एनिमल हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करते हैं। तो आयो आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं भी आपको और कुछ सेंटेंस लिखता हूं, तब तक के लिए आप लोग इसको कॉपी कीजिए, टेक टाइम। आइए, जो आपकी डाउट्स है इसके प्रति मैं उसको थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूं, वो डाउट्स आपकी क्लियर कर देता हूं। देखिए, कुछ सेंटेंस और हमारे पास दिया गया है।
मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिया है, पहले इन दोनों सेंटेंस पे हम चर्चा करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस से आपकी डाउट जो है वो क्लियर होने वाली है, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जब एंटीसीडेंट ना हो तब हुईबर या होमईबर का भी प्रयोग हम करते हैं आवश्यकता अनुसार। और यहाँ भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंटीसीडेंट ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, एंटीसीडेंट ना हो तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, हम प्रयोग करते हैं व्हाट का। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, एक छोटा सा अंतर है जो आप समझ लीजिए। देखिए वहां मैंने बताया था कि एंटीसीडेंट ना हो और एंटीसीडेंट के रूप में कोई पर्सन हो तब तो हम हुईबर या होमईबर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एंटीसीडेंट ना हो और एंटीसीडेंट कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तब हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। दोनों सेंटेंस यहाँ क्लियर करते हैं। ही थैंक्ड, आप धन्यवाद किसको देंगे, किसी थिंग्स को धन्यवाद देंगे या किसी एनिमल को धन्यवाद देंगे, किसको धन्यवाद देंगे, या किसी पर्सन को देंगे। जी आप कहेंगे कि हम धन्यवाद किसको देंगे, किसी ना किसी पर्सन को देंगे। हम धन्यवाद किसको देंगे, किसी न किसी पर्सन को देंगे। तो कहने का मतलब क्या, यहां पर तो उस पर्सन एज ए पर्सन रूपी जो एंटीसीडेंट है वो यहां पे दिया नहीं गया है, अर्थात वो पर्सन यहां पर है नहीं। अगर वो पर्सन होता तो हमारा एंटीसीडेंट होता, लेकिन यहां पे वो पर्सन दिया नहीं गया, इसका मतलब एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है। और ये एंटीसीडेंट कौन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, और जो कि यहां पर दिया नहीं गया। तो इस कंडीशन में जब आपका एंटीसीडेंट ना हो और वो एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो सकता है, तब तो हम आवश्यकता अनुसार हुईबर या होमईबर का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो यहां देखते हैं एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो सकता है, ठीक। तो पर्सन हो सकता है और यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो पर्सन हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या प्रयोग करते हैं, हुईबर का प्रयोग करते हैं। आइए आपको समझ में आ गया होगा, किसका प्रयोग करते हैं, हुईबर। यहां पे हुईबर हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पे जो एंटीसीडेंट है वो नहीं है और एंटीसीडेंट कोई कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ही गेव मी जस्ट, उसने मुझे जस्ट दिया। क्या दिया, क्या किसी व्यक्ति को देगा या किसी एनिमल को देगा या किसी थिंग्स को देगा। जी आप कहेंगे कोई ना कोई थिंग्स देगा, कोई ना कोई क्या देगा, थिंग्स देगा, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। आगे सेंटेंस से भी हमें क्लियर हो रहा है कि उसे मुझे आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, कोई ना कोई चीज की आवश्यकता है जो उसने मुझे दिया है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट, याद रखिएगा एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन ही आपका एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट नहीं है और नहीं है, तो यहाँ पर कौन से एंटीसीडेंट का प्रयोग हो सकता है, क्या कोई पर्सन हो सकता है या थिंग्स या फिर कोई एनिमल हो सकता है। तो आप कहेंगे कोई ना कोई थिंग्स होगा, एंटीसीडेंट नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयोग करना चाहें किसी एंटीसीडेंट का तो वो कोई ना कोई थिंग्स होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे थिंग्स है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीसीडेंट ना हो और वो एंटीसीडेंट कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई एनिमल हो सकता है, ठीक। तब उस कंडीशन में आगे हम क्या प्रयोग करते हैं, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहां थिंग्स है जो कि दिया नहीं गया है, एंटीसीडेंट के रूप में कोई ना कोई थिंग्स होना चाहिए जो कि दिया नहीं गया है, इसलिए यहां पर किसकी आवश्यकता होगी, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। आइए आगे सेंटेंस देखते हैं। तो आई आपकी ये डाउट जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर एंटीसीडेंट ना हो और एंटीसीडेंट के रूप में कोई पर्सन आ सकता है तब तो हुईबर या होमईबर, और एंटीसीडेंट ना हो लेकिन एंटीसीडेंट के रूप में कोई ना कोई एनिमल या कोई ना कोई थिंग्स आ सकता है, तब किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का यूज हम करेंगे। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई मीन, ठीक, मेरा मतलब है, ठीक, आई से, मैं कहता हूं। तो कोई व्यक्ति क्या कहेगा, किसी पर्सन को कहा जाता है या किसी बात को कहा जाता है। जी हाँ, किसी न किसी बात को, बात क्या हुई, कोई ना कोई थिंग्स हुई। मैंने कहा था आपको कि पर्सन नहीं होगा तो कोई ना कोई थिंग्स उसको हम मानकर चलते हैं, तो कोई ना कोई थिंग्स होगा। तो कोई ना कोई जब थिंग्स होगा तो जो कि दिया नहीं गया, यहाँ पे एंटीसीडेंट कुछ नहीं है और वो एंटीसीडेंट कोई ना कोई थिंग्स एनिमल हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, व्हाट का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट बिलीव, ठीक, उसके बाद ब्लैंक यू से, यही बात यहां भी हो गई। यहां भी एंटीसीडेंट नहीं दिया गया क्योंकि बिलीव आपका मेन वर्ब है। एंटीसीडेंट नहीं है और एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, आप सपोज दैट इसको अपने मन में सोचिए कि एंटीसीडेंट की जगह पे क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है या कोई थिंग्स हो सकता है। जी हाँ, आप कहोगे पर्सन नहीं हो सकता। जब पर्सन नहीं हो सकता तो हमें कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली क्या लगाना है, व्हाट का यूज करना है।
आगे भी बढ़ते हैं। यू से, आगे क्या, यू से, तुम कहते हो, किसी पर्सन को कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ पे एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग्स या कोई एनिमल, तो आप कहेंगे पर्सन तो नहीं हो सकता। जब पर्सन नहीं हो सकता है तो हमको कुछ नहीं सोचना है, लगा देना है क्या, व्हाट लगा देना है। याद रखिएगा, जब एंटीसीडेंट ना हो और एंटीसीडेंट के स्थान पर कोई पर्सन ना हो करके क्या हो सके, कोई ना कोई थिंग्स या कोई एनिमल हो सके, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करते हैं। और जब यही एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो सकता है तो हम हुएवर या फिर हुमेवर का यूज करते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको व्हाट के बारे में बताया। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाट का यूज सीख गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लोग इसको कॉपी कीजिए, टेक योर टाइम। आइए अब और भी हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पढ़ा हु के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whoever, whomever, और साथ ही साथ क्या, which और व्हाट के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक इतना कुछ पढ़ा, क्या क्या, हु, whom, whomever, which, व्हाट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब आइए एक और नए प्रोनाउन से हम लोग, एक नए रिलेटिव प्रोनाउन से हम लोग मिलते हैं। वो क्या है, वो आपका है बट, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में ये शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई बता भी ना सके, लेकिन मैं आप पूरी कोशिश करूंगा इसको बताने के लिए। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसको मैं दूर करना चाहूंगा। इसको बताने से पहले मैं इसके और कई सारे जो अवतार हैं उनके बारे में बताता हूं। देखिए जो बट का यूज होता है वो एज अ कंजक्शन के रूप में भी होता है। किसके रूप में, एज अ कंजक्शन के रूप में। अब ये कैसे आता, अगर ये कंजंक्शन के रूप में आता है तो कैसे आता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए जो बट है वो कॉन्ट्राडिक्शन का काम करता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोध प्रदर्शित करता है। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विरोध प्रदर्शित करने का काम करता है। एक सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या कि द टीचर was in the class but he did not teach। देखिए अर्थ क्या निकल रहा है कि अध्यापक क्लास में थे लेकिन उन्होंने पढ़ाया नहीं। देखिए ये दोनों जो सेंटेंस हैं कौन कौन से, द टीचर वॉज इन द क्लास, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, ही डिड नॉट टीच। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टीचर क्लास में है तो उसका काम क्या है, पढ़ाना, लेकिन टीचर क्लास में है लेकिन वो पढ़ाए नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस में क्या आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोध दिखा रहा है कि नहीं, जी हाँ दिखा रहा है। क्योंकि टीचर अगर क्लास में होगा तो वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा बता रहा है कि टीचर क्लास में थे लेकिन वो कुछ पढ़ाया नहीं, तो इसका मतलब ये क्या, दोनों सेंटेंस विरोध दिखा रहे हैं। तो जब इस टाइप का सेंटेंस बने जिसमें दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, दोनों सेंटेंस एक दूसरे को क्या कर रहे हो, एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो ये बट होता है वो आपका कंजंक्शन होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जी हाँ सही देख पा रहे हो आप लोग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लेकिन। तो द टीचर वाज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच, तो यहां पे बट आपका क्या, कंजंक्शन। क्यों है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अर्थात दोनों को एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये बट आपका क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। अब दूसरा अवतार क्या, कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में कैसे करते हैं, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन में जो ये वर्ड होता है ये क्या करते हैं, इसका मतलब अपने आप में क्या होता है, एक्सेप्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, के अलावा। इसमें तो विरोध करने का काम करता है, लेकिन प्रीपोजिशन के रूप में अगर बट का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या अर्थ देता है, एक्सेप्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
के अलावा। आइए एज ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के रूप में हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि नो वन बट राम, नो वन बट राम विल बी अलाउड टू गो। नो वन अर्थात किसी को नहीं, बट राम अर्थात राम के अलावा किसी को भी विल बी अलाउड अर्थात अनुमति नहीं दी जाएगी, किसके, टू गो अर्थात जाने की। राम के अलावा और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पे जो बट है आपका वो आपका प्रीपोजिशन है। क्यों है, क्योंकि यहां पे बट का जो अर्थ निकल रहा है, बट का मीनिंग यहां पे क्या है, एक्सेप्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के अलावा। तो ऐसी कंडीशन जब बट का शाब्दिक अर्थ क्या निकले, के अलावा अर्थात एक्सेप्ट अर्थ निकले, तो वहां पे बट आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब बट मैंने बताया क्या कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, अर्थात बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। तो कहां होता है, आइए इसको हम समझते हैं। ठीक, तो ये आप लोग कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में समझ गए होंगे कि जब कंट्राडिक्शन हो तब बट आपका क्या, कंजंक्शन होता है, और जब एक्सेप्ट के अर्थ में बट का यूज हो तो वहां पे वो क्या होता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। जैसे और भी कई सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे क्या कि नो वन बट श्याम इज गोइंग टू कानपुर। तो यहां भी क्या ऐसा करके सेंटेंस कोई है, जैसे मैंने अभी क्या कहा कि नो वन बट श्याम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पे क्या, यहां भी जो आपका बट है वो क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट का अर्थ दे रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब आइए बट का यूज हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कैसे करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए सेंटेंस दिया गया कि देयर इज नो वन। जी हाँ, देखिए यहां पे नो वन क्या है, एक पर्सन है। डिड नॉट सी मी, डिड आपका क्या है, डिड आपका है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के बीच में प्रयोग किए जाने वाला जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हु होता है। निसंदेह ये जो सेंटेंस है वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। इस सेंटेंस में कोई डाउट नहीं, ये सही है। लेकिन इसको हम एक तरीके से और बनाते हैं, इसको क्या एक तरीके से और बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे नो वन पर्सन है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसके बीच में किसका यूज किया गया, किसका यूज किया गया, जी हाँ, हु का यूज किया गया। अब आइए हम समझते हैं कि बट का यूज भी क्या इस सेंटेंस में कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है। देखिए जो बट है वो प्रीपोजिशन के अंतर्गत दो अर्थ देता है। पहला आपका क्या, हु नॉट, दूसरा आपका क्या, व्हिच नॉट। दो अर्थ देता क्या, हु नॉट या फिर व्हिच नॉट का अर्थ ये देता कौन, बट। आइए इसको हम समझते हैं कि इसका प्रयोग हम इन सारे सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें जो आपका रिलेटिव क्लॉज हो वो निगेटिव हो, क्या हो, रिलेटिव क्लॉज। अब इसमें रिलेटिव क्लॉज क्या है, देखिए जो हु से जुड़ा हुआ अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए क्लॉज को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए क्लॉज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब बट का यूज हम करते क्यों हैं, इसी रिलेटिव क्लॉज को, इसी रिलेटिव क्लॉज को निगेटिव बनने से रोकने के लिए, निगेटिव बनने से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं। क्या मैंने कहा, फिर से इसको समझ लीजिए, आप मेरे साथ कहेंगे कि रिलेटिव क्लॉज को निगेटिव बनने से रोकने के लिए हम बट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम समझाते हैं। देखिए बट का प्रयोग वही हो सकता है जिसमें रिलेटिव क्लॉज में या तो हु नॉट का यूज किया गया हो या तो व्हिच नॉट का यूज किया गया हो। अब मान लीजिए पेपर में कभी कभी क्या इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं इसमें एरर बताइए, तो निसंदेह इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हु और यहाँ नॉट का प्रयोग
किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? जी हाँ किया गया। तो हु नॉट की जगह पे हम लिख क्या सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या? बट। तो आइए सेंटेंस को हम क्रिएट करेंगे फिर से। तो यहां लिखेंगे क्या? देयर इज नो वन। अब हु नॉट, इन दोनों को इस सेंटेंस से हटाएंगे तो इन दोनों को हटाने पर क्या आता है? बट आता है। तो यहां क्या लिख देंगे? बट। और अभी मैंने बताया कि रिलेटिव क्लॉज को नेगेटिव बनने से रोकते हैं। देखिए जो रिलेटिव क्लॉज था वो आपका कौन से टेंस में था? टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। रिलेटिव क्लॉज आपका था पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में तो डिड लगता है, लेकिन जब ये अफर्मेटिव में आता है तो इसमें से डिड हट जाता है। तो यहां पे क्या होगा? ये डिड भी हट जाएगा, अर्थात नॉट के साथ साथ ये डिड भी हट जाएगा। उसके बाद देखिए जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो जो आपका वर्ब है वो आपका कौन से फॉर्म में जाता है? सेकंड फॉर्म में। तो सी का क्या हो जाएगा? सा, और आगे क्या लिखेंगे? मी। तो क्या बना आपका? देयर इज नो वन बट सा मी। देयर इज नो वन बट सा मी। ठीक, कोई नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी नहीं है जिसने मुझे देखा हो। इसका जो शाब्दिक अर्थ ट्रांसलेट होगा, इसका मतलब क्या? कोई भी नहीं जिसने मुझे देखा हो। यकीनन ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, ठीक, थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि इसमें एरर नहीं है। जब भी कभी भी रिलेटिव क्लॉज को हम अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव क्लॉज हमारे किस में हो? नेगेटिव में, और उसको हम अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? बट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, बट क्या करता है? रिलेटिव क्लॉज को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करता है, अर्थात ये नेगेटिव बनने से रोकता है। आइए हम सेकंड सेंटेंस में भी हम देखते हैं क्या इसको बना सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे हु दिया गया और यहाँ नॉट। जी हाँ, ये भी बन सकता है। मैंने क्या कहा? अगर हु नॉट या व्हिच नॉट है तो हम जो आपका रिलेटिव क्लॉज नेगेटिव में है उसको हम अफर्मेटिव में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। चलिए आगे के सेंटेंस को हम, आगे के क्लॉज को हम वैसे लिख देते हैं। तो ही डज नॉट लाइक देम। अब यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि हु नॉट को हटाते हैं, हु को हटा दिए और यहाँ से नॉट को हटा दिए, तो हु नॉट हटता है तो क्या लगता है? जी हाँ, आपने क्या कहा? बट लगता। तो हमने क्या लगा दिया? बट लगा दिया। अब देखिए अगर कोई किसी सेंटेंस में कैन का यूज किया गया तो वो उसके अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा और नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा था तो अफर्मेटिव बनाएंगे तब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसका मतलब कैन को हम हटाएंगे नहीं। केवल और केवल किसमें, किसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता? पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए डिड था तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था, तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को गायब किया तो डायरेक्टली मेन वर्ब आ गया। और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में? जी हाँ, सेकंड फॉर्म में होता, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज किया। बट कैन वर्क हार्ड। आई होप आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे? देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग व्हिच नॉट। मैंने क्या कहा कि व्हिच नॉट भी रहेगा तो उसको हटा करके हम क्या लगा सकते हैं? बट का यूज हम कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे? व्हिच को हटाएंगे और नॉट को हटाएंगे और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? अब हम यहां यूज कर देंगे क्या? बट। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? आगे हमको वाज नहीं हटाना क्योंकि वाज का प्रयोग अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में होता है। तो देयर वाज नथिंग बट वाज ब्रेकेबल। देयर वाज नथिंग अर्थात कोई भी चीज नहीं है जो कि ब्रेकेबल ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि देयर वाज नथिंग बट वाज ब्रेकेबल। यद्यपि मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये सेंटेंस आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन वास्तव में यकीनन इसी टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि क्या इस सेंटेंस में एरर है या नहीं है। तो इस टाइप का सेंटेंस देखें जिसमें बट का यूज किया गया हो और आगे क्या हो? आगे आपका अफर्मेटिव हो, तो आप समझिए कि वो सेंटेंस सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो आप उसको सही बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। तो इस टाइप से मैंने बताया कि बट का यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। आपको मैंने साथ साथ ये भी बताया कि आप लोगों ने मेरी नाउन की वीडियो जरूर देखी होगी। नाउन में मैंने आपको क्या बताया कि किसी वर्ड को देखने मात्र से हम नहीं बता सकते कि वो क्या है, अर्थात नाउन को हम देख करके नहीं बता सकते कि हाँ वो नाउन है या नहीं है। उसके फंक्शन पर, उसके यूज पर निर्भर करता है कि वो क्या है। तो उसी तरह से जो बट होगा उसके भी यूज पर ही निर्भर करेगा कि वो कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है या रिलेटिव
प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब उसका प्रयोग हु नॉट या व्हिच नॉट के रूप में किया गया होगा। कंजंक्शन कब होगा? जब किन्हीं दो सेंटेंस के आपस में कंट्राडिक्शन हो रहा हो, कंट्राडिक्ट एक्सप्रेस हो रहा हो, अर्थात दोनों सेंटेंस में विरोध हो रहा हो, तब बट का अगर यूज किया गया तो वो आपका कंजंक्शन होगा। और इस टाइप में जहां पर बट का अर्थ क्या निकले? एक्सेप्ट, बट की मीनिंग क्या निकले? एक्सेप्ट, तो वहां पे वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। और इस टाइप के सेंटेंस में क्या होगा? जी हाँ, इस टाइप के सेंटेंस में जहां पे बट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किया गया हो डायरेक्टली, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो आइए आप लोग बट का प्रयोग भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? हु, हुम, हुएवर, हुमएवर, व्हिच, व्हाट और बट का यूज, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। जो भी आपकी कंफ्यूजन अभी भी है, कोई भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगा जरूर। ठीक, तो इसी के साथ आज की वीडियो की भी एंडिंग होती है। कल मैं आपको बताऊंगा डैट के बारे में। देखिए, जो डैट है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और एक बड़ा भी टॉपिक है, लेकिन उसको मैं बहुत ही हल्के से, अर्थात बहुत ही अच्छे तरीके से विथ ट्रिक, अर्थात ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी अच्छे इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट को। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।